आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जिन बच्चों का DSSB TGT में सिलेक्शन हो गया है और उनका DV के लिए आपके लिए बुलाया जाना बाकी है। आपका मेल आ चुका है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। अब आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल या फिर बाय पोस्ट जो है वो लेटर मिल जाएगा। तो उसी सीरीज़ में या कह सकते हैं उसी के लिए आपको एक फ़ॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, जिस फॉर्म को हम कहते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। ये आपका फॉर्म होना ज़रूरी है, इसको फिल करना ज़रूरी है और DV के टाइम आपको इसको ले जाना ज़रूरी है और ये जो है 3 सेट में आपको ले जाना ज़रूरी है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर इसको हम लोग अभी बनवा लें या जब आपका मेल आए तब आप जो है उसको बनवा लें। दोनों ही बेहतर हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे आप जो है वो बनवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो है इसे सिर्फ उसी स्टेट में बनवा सकते हैं जिस स्टेट में आप अभी हैं या जिस स्टेट में आपकी पैदाइश हुई है। आप किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर के पास जाके या स्कूल में प्रिंसिपल के पास जाके ऑल इंडिया में आप इसे कहीं से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि आप अपने इलाके में या अपने शहर में जाकर जो है इसे बनवा लें। इससे ये रहेगा अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको बार बार जाने की परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपने इसमें कोई गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन दी तो आपको डिसक्वालीफाई या कह सकते हैं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है वो आपको फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज़ का 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे की एक डिटेल जो है मैंने सिक्योरिटी की वजह से जो है वो हाइड कर दी है। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें आपको क्या क्या लिखना। पहला जो बॉक्स है इसमें आपको अपना फुल नेम लिखना है और इंग्लिश में लिखना है और इसके साथ साथ आपको इसमें कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है विद हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, थाना, विलेज जो भी हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। विद पिन कोड भी आप लोग डाल सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ प्रेजेंट एड्रेस और दूसरे लिखा हुआ होम एड्रेस। तो मान लीजिए कि आप जो है वो ज़्यादातर आउटसाइड दिल्ली के होंगे, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात और भी दीगर राज्यों के आप लोग होंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस वहाँ पे आपको फिल करना है। आप दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में रहते हो तो आपके पास रूम का एग्रीमेंट का होगा यानी कि रेंट एग्रीमेंट होगा, वो आपके पास फिर होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको लोकेशन में या कह सकते हैं ज्वाइनिंग में आपकी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि DOE कॉलेज अलॉट वहीं करता है, आप जहाँ के रेसिडेंस होते हैं उसके 5 या 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर करता है। अगर आप पहले से यहाँ रह रहे हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक रेंट नहीं लिया है दिल्ली में किसी भी तरह का रूम या फ्लैट वगैरह तो यहाँ पे आपको अपने घर का एड्रेस ही लिख देना है। इसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन में वही है, आपको होम एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे जो 3 पॉइंट का B ऑप्शन है इसमें आपको NA कर देना है, क्योंकि आप ना तो पाकिस्तान के हैं और ना ही आप बांग्लादेश के हैं। अगर कोई बच्चा हो तो उसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। इस तरह से आपका जो है वो पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे पेज पाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं लिख देना, यहाँ पे आपको एट होम लिख देना है, बात ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। इसमें आपको नाम लिखना है अपना कैपिटल में। इसके बाद आपको अपना नेशनलिटी बर्थ देना है कि आप बाय बर्थ जो है वो इंडियन है। प्लेस लिख देना है कि आपका प्लेस क्या है, जो भी आपका रहा हो, दिल्ली में हो, राजस्थान में हो। मान लीजिए कि आपका बिहार में है तो आप बिहार के छपरा ज़िले के तो अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं अगर आप कोई ऑक्यूपेशन है तो अपने व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ NA लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिएगा, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, क्योंकि वहीं पे जो है वो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जो मेल या बाय पोस्ट से जो आता है वो आपको प्रेजेंट एड्रेस पे मिल जाएंगे। पोस्टल एड्रेस का मतलब यही है कि अगर DOE कोई आपको लेटर भेजना चाहता है तो आप उसे कहाँ रिसीव करना चाहेंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस लिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें परमानेंट होम एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप इसमें सेम लिख दीजिएगा, इतना सफिशेंट होगा। इसके बाद आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी होगी। फादर नेम लिखना होगा, मदर नेम लिखना होगा। अगर आपके वाइफ
है, यानी कि अगर आपकी वाइफ है तो उसका, अगर हस्बैंड है तो उसका नाम आपको लिखना होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो आप एन लिख सकते हैं। ब्रोदर्स कितने हैं उनके नाम लिख देनी है, संख्या नहीं लिखनी है, नाम लिखने हैं। और सिस्टर के नाम लिखने हैं, संख्या नहीं लिखनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है इसमें भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 5 में, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अदरवाइज़ आप लोग एन लिख देना। वहीं आपकी नेशनलिटी जो होगी वो इंडियन होगी। डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देनी है और प्रेजेंट एज आपकी ये कैलकुलेट कर लेना जब आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब कि आपको इसमें जो है प्रेजेंट एज जो है वो लिख देनी है। ठीक है, यहाँ तक आपके सारी चीज़ें जो है वो उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप लिख देना एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी बैठ रही है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है, इसमें आपको लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, यानी कि आपको अपने ज़िले का नाम, अपने स्टेट का नाम लिखना है पिन कोड के साथ। इसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है। वहीं आप ऑप्शन बी पे डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिख सकते हैं और इसके बाद आप जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं ऑप्शन सी में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, यानी कि आपको अपने फादर के बारे में भी लिखना है कि आपके जो फादर हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट के किस स्टेट में रहते हैं बाय बर्थ। तो आप इसमें अपने स्टेट का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ फादर होंगे वहीं पे क्या होंगे, सन होंगे मोस्टली। इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट पाएंगे योर रिलीजियंस लिख सकते हैं, जो भी आपका हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आर यू मेंबर ऑफ SC/ST, अगर आप हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 10 इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है, सारी चीज़ें, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसके बाद आपने BEd किया होगा, फिर CTET किया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। नेम ऑफ़ स्कूल का लिखना होगा कि आपने ज्वाइनिंग कब की, तो ज्वाइनिंग ज़्यादातर जो होती है वो जुलाई में होती है। किसी का लेट सेशन शुरू हो तो आप लोग नया सेशन जो है वो 1 जुलाई से लिख सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग आप सभी को पता है, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं तब आपका डेट ऑफ लिविंग होती है। एग्ज़ामिनेशन पास आपको पता ही होगा, जिस साल आपने पास किया होगा, 2010 में आपने 10वीं की होगी, 2012 में आपने 12वीं की होगी, तो यहाँ पे ईयर का नाम आपको मेंशन कर देना है लास्ट वाले कॉलम में। इस तरह से आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद जो है पॉइंट नंबर 11 पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड ऑन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आप जो हैं वो किसी केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कोई काम किया है ऑफिशियली तौर पे, यानी कि आपकी नौकरी पहले लग चुकी थी किसी डिपार्टमेंट में, तो आप जो है उसके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, अदरवाइज़ आपको NA लिख देना है। पॉइंट नंबर 9 का जो B है उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लें। इसमें सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं कि आप जो हैं किसी चीज़ में अरेस्टेड हैं या किसी कोर्ट या आपके पास कोई केस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन की जानी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 12 जो है ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मोस्टली जो है वो सही बच्चों को नो करना है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसे पढ़ के जो है वो कर लीजिएगा कि आपको कोई अरेस्ट तो नहीं किया गया, आपको डिटेंशन सेंटर तो नहीं लिया गया, आपके पास कोई कोर्ट तो नहीं है, या आपके पास कोर्ट की तरफ से कोई, कानून की तरफ से कोई आपने गलत कार्य तो नहीं किया है जो कानून की नज़र में होना चाहिए इस तरह से, या आपको किसी यूनिवर्सिटी से निकाला तो नहीं गया, या आपको किसी यूनिवर्सिटी से जो है वो डिसक्वालीफाई तो नहीं किया गया, या किसी और डिपार्टमेंट से आपको निकाला नहीं गया। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको भरनी है। मोस्टली जो इसमें आपको सब में नो ही करना है, येस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिलर हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतनी ख़ास बात नहीं है, बस मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसमें जो है सिर्फ आपको 2 नॉमिनीज़ के नाम और उनके एड्रेस जो है वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे इस बच्चे ने जो है वो 2 नॉमिनीज़ दे दिए हैं, उनके एड्रेस आप जो है वो विद पिन कोड और विद मोबाइल नंबर जो है वो आपको लिख लेना है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ होगा पॉइंट नंबर 13 पे, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और योर 2 रेफरेंसेस टू वूम यू आर नोन, यानी कि ऐसे 2 होने चाहिए जो आपको जानते हों, कज़न्स हो या कह सकते हैं रिलेटिव्स हों, तो उसमें से आप लोग जो है उनके नाम दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपसे बड़े हों, आपसे छोटे ना हों, कि चाचा हो, ताऊ हो, इस तरह के नाम जो है वो आप दे सकें जिनकी समाज में थोड़ी बहुत इज्जत हो, क्योंकि छोटे का लिख दोगे तो हो सकता है कि जब आपका DV आपका आए तो इन दोनों को ही आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि आपको पता है पुलिस ऑफिसर आते हैं आपके घर पे
वेरिफिकेशन के लिए, तो हो सकता है इन दोनों लोगों को जो आप नॉमिनीज़ बनाएं उनसे मालूमात करनी पड़ जाए और वो उस वक्त अवेलेबल ना हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने नॉमिनीज़ को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने चमचमाते दस्तखत कर देना है और प्लेस लिख देना है और डेट लिख देनी है अपने इलाके की या अपने गांव की। इसके बाद आता है इस पार्ट का, या कह सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म का सबसे अहम पार्ट, जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, और ये होता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, पूरे अटेस्टेशन फॉर्म को ले जाके और इस वाले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को फिल करके आपको जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, यानी कि डीएम वगैरह होता है, एसडीएम वगैरह होता है, और भी तमाम जो कोर्ट वगैरह के जज होते हैं या जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, उनसे आप जो है वहाँ पे साइन करवा सकते हैं। विधायक हो या एमएलए, उनसे भी जो है वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एसडीएम भी इसके लिए अवेलेबल रहेगा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार से भी आप लोग जो है वो इसे वेरीफाई करा सकते हैं। और प्रिंसिपल या हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, यानी कि अगर आपने कोई लास्ट की होगी, इसमें मेंशन नहीं किया गया, आपने 3-4 साल पहले कोई कोर्स किया होगा और उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप वहाँ के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से जाके भी साइन और स्टैम्प लगवा लें, तो भी ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। पोस्ट मास्टर, बीडीओ या पंचायत इंस्पेक्टर से भी आप जो है इसे वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिख देना है, और वो इंसान जिससे आप साइन करवाने जा रहे हैं वो आपको कितने साल से जानता है, यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है। जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने किए हैं 4 साल 2 महीने, तो ये लिख के जो है आप बस यहाँ पे साइन करवा देना, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और स्टेटस एंड एड्रेस, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको साइन कर देनी है और प्लेस और डेट लिख के ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो है होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेरी आपको बाकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।